हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्यास मैनेजमेंट स्टडी। लास्ट सेशन में हमने देखा था इवोल्यूशन ऑफ ओबी और उसमें से जो पार्ट देखा था दैट वाज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जिन्होंने वो सेशन मिस किया है उसकी लिंक में इस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, प्लीज़ वो चेक करना। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसमें भी दो टाइप है एक्चुअली, दो जो इम्पॉर्टेंट पर्सन थे उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उसमें से हम आज फ्रेडरिक टेलर उनका कंट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारे इस सेशन की यही है टू नो कि हु वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ F.W. टेलर एंड व्हाट आर द डिफरेंट 6 एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैंने अभी जो बोला था कि हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा था, एक क्विक रिकैप लेती हूँ मैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करने वाले थे रॉबर्ट वोवेन, एंड्रू उरे एंड जे.एन. टाटा। और आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज का जो कंट्रीब्यूटर है वो है F.W. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिन्होंने लिया था दैट वाज F.W. टेलर। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, इनका जो टाइम स्पैन था दैट वाज 1856 टू 1950। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते थे, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन था टूवर्ड्स द साइंटिफिक मैनेजमेंट इट वाज गुड। और उन्होंने ये स्टडी किया था कि हाउ टू यूटिलाइज द इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज, वॉट एवर द रिसोर्सेज वी हैव, हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और उनका जो यूटिलाइजेशन हम ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने ये एक स्टडी किया था कि ऐसे कौन से रीज़न है बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा जो काम करने का स्पीड है वो कम हो जाता है। हम इन डिटेल देखते हैं कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन है F.W. टेलर के। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हु वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आंसर है F.W. टेलर। इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, उसका नाम था 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये 1909 में उन्होंने पब्लिश किया था। इस बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि अगर हमने जॉब को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करते तो शायद प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ होती। उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया था कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेलर का ये मानना था कि सिस्टमैटिक वे से, प्रॉपर प्लानिंग से हमें काम करना चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो दैट्स वाई ही इज़ गिविंग मोर एम्फसाइज ऑन अ सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट एंड साइंटिफिक वे। तो चलो देखते हैं इन डिटेल कि क्या है वो 4 प्रिंसिपल ऑफ F.W. टेलर। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है रिप्लेसमेंट ऑफ थंब रूल। हमने पढ़ा है कि थंब रूल क्या होता है, जो चले मतलब जो अब तक यूटिलाइज करते हो, जो हमने अब तक यूज़ किया है उसी को कंटिन्यू करना, दैट वाज द थंब रूल। बट टेलर का ये बोलना था कि हमें वो रिप्लेस करना है। इट इज़ अ साइंस नॉट अ थंब रूल। सो साइंटिफिकली स्टडी ईच पार्ट ऑफ अ जॉब एंड डेवलप वन बेस्ट वे। उनका ये बोलना था कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें से जो बेस्ट तरीका रहेगा उसको आप यूज़ करो, उसमें आप इम्प्रूवमेंट करो और न्यू मेथड की तरफ चलो। जॉब को बेहतर से बेहतरीन बनाओ। तो ये मोटो था F.W. टेलर का। और दूसरा ये बोलना था उनका कि कोऑपरेशन होना चाहिए। तो कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट मस्ट बी देयर। बट ये जो कोऑपरेशन रहेगा उसमें दे हैव टू इंश्योर कि साइंटिफिक मेथड यूज़ की जा रही है। मतलब लोगों को प्रॉपर तरीके से इनकरेज किया जाएगा, उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाएगा, उनको बोला जाए कि नहीं आपको पहले प्लानिंग करनी है देन यू हैव टू एग्जीक्यूट। सो बेसिकली साइंटिफिक वे से और प्लानिंग से उनको वो काम करवाना था। थर्ड जो उनका प्रिंसिपल था दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। टेलर का ये मानना था कि जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे
तो वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग एंड गिविंग ट्रेनिंग टू वर्कर्स। उनका ये था कि राइट पर्सन को चूज़ करना चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना चाहिए, उनको हमें इंस्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस पे वो ज़्यादा ध्यान दे सके और कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली जो वर्कर्स की डेवलपमेंट वो चाहते थे दैट इज़ ओनली फॉर दी आउटपुट ओरिएंटेड एंड ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क। इसका मतलब है वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब पर्टिकुलर जो भी काम है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो जिसमें जो काबिलियत है उसको वही काम देना है और उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो काम अच्छे से करना है और उसके ऊपर सुपरवाइज भी आप रख सकते हो। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करो वर्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइंटिफिक से करो और जो हम बोल सकते हैं कि जिसमें जो क्वालिटी है, स्किल्स है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू दैट वर्क। सो बेसिकली 4 प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ अ थंब रूल, सेकेंड वन इज कोऑपरेशन, थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट हम देखते हैं दी 6 एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। सो फर्स्ट एलिमेंट था वर्क स्टडी। उसमें हम देखते कि बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। एक तो है मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी नाम में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन हम मतलब मीनिंग समझ में आता है कि जब आप काम करते हो उसका तरीका क्या होना चाहिए, कौन सी मेथड आपको चूज़ करनी चाहिए। पहले तो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि इस मेथड से अगर मैं काम करता हूँ तो इसका ये फ़ायदा होगा। सो आपको ऑब्जर्व करना है, उसमें से इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो भी है उसको रिकॉर्ड करना है, फिर देखना है कि इस काम को करने के लिए और कौन सा बेहतर तरीका है जो आपको सर्च आउट करना है, फाइंड करना है, और उस पर्टिकुलर काम करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली जब आप मेथड स्टडी यूज़ कर रहे हो तो आपको कॉस्ट कम करना है, आपकी प्रोसेस जो है वो अच्छी करनी है। यू हैव टू यूटिलाइज प्रॉपर असेट्स, मशीनरी जो भी आपके पास है उसको प्रॉपर मेथड से, साइंटिफिक मेथड से आपको प्लानिंग करके एक्चुअली उसका एक चार्ट बनाना है और वो ग्रोथ आपको आइडेंटिफाई करनी है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द मेथड स्टडी जो वर्क स्टडी के अंडर आता है। दूसरा है रूटीन एंड शेड्यूल स्टडी। तो रूटीन एंड शेड्यूल में क्या है कि आप किस काम के बाद क्या काम करते हो, मतलब उसका सीक्वेंस क्या है। अगर किसी एक स्टेप का अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो यू हैव टू एलिमिनेट दैट स्टेप, मतलब उस स्टेप को आपको यूज़ नहीं करना है, उसको एलिमिनेट करना है। तो दैट इज़ व्हाट कि आपको एक स्टैंडर्ड रूटीन एंड शेड्यूल आपको फॉलो करना है जब आप काम करोगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट मोशन स्टडी। अभी मोशन स्टडी मतलब क्या, जब वर्कर काम करते हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर एक्शन रहती है, मोशन रहता है। तो वो जैसे कि वो झुक के काम करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे झुकते हैं, उनका तरीका क्या है, कैसे टूल को वो पकड़ते हैं। तो इस सब को पहले वो रिकॉर्ड करते थे, उसको एनालाइज करते थे, उस रिकॉर्डिंग को फिर से देखते थे और आइडेंटिफाई करते थे कि कहाँ पे वो गैप है। तो अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, उनको समझाया जाता था कि आपको ये प्रोसेस कैसे करनी है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द मोशन स्टडी। तो वर्क स्टडी के अंडर ये 3 मेजर पार्ट आते हैं, मेथड स्टडी, रूटीन स्टडी एंड मोशन स्टडी। द नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। अगर काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, स्पीड उसका बढ़ाना है, तो बट ऑब्वियस वी नीड अ टूल्स एंड इक्विपमेंट। उसके लिए जो टूल्स एंड इक्विपमेंट चाहिए वो देना इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब दैट इज़ मैनेजमेंट का काम कि वो वर्कर को वो टूल्स एंड इक्विपमेंट टाइमली प्रोवाइड करे एंड फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग टू दैट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो उसमें से जो प्रॉपर टूल है, इक्विपमेंट है, उसमें से जो बेस्ट है उसको आपको सिलेक्ट करना है और उससे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट साइंटिफिक सिलेक्शन एंड द ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। देखो ये जो सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ये था, इट इज़ ऑन बेस्ड ऑन द एजुकेशन।
स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर है क्या, अनस्किल्ड वर्कर है क्या, मतलब आपकी जो काबिलियत है उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होता था। इट इज़ बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, कौन से कैटेगरी, कौन सा टेक्निकल स्किल आपके पास है, उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होता था, उसके प्रॉपर इंटरव्यू होते थे, प्लेसमेंट होता था। दैट इज़ ऑन द मेरिट बेस, मतलब काबिलियत के ऊपर जो राइट पर्सन है उसी को अपॉइंट किया जाएगा। और उनको ट्रेनिंग देना, जैसे कि ट्रेनिंग में ओरिएंटेशन भी आता है कि कोई नया एम्प्लॉय अगर ज्वाइन होता है कंपनी तो पहले उसको ओरिएंटेशन दिया जाता है, मतलब कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन फर्स्ट उनको दी जाती है। तो उनका ये बोलना था कि ट्रेनिंग इट शुड बी अ रेगुलर बेसिस, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग दिया तो उसको बाद में देना ही नहीं। बेसिकली ये साइंटिफिक स्टडी में यही था कि आपको आपके काम में ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छा बढ़े। तो उसके लिए अगर ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है तो उनको वो रेगुलर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ इज़ रिपीटेड वर्क एज पर स्पेशलाइजेशन। अभी इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि एक स्पेशलाइजेशन टीम, उसको बोला जाता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप, मतलब कुछ स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली लोग उसके लिए अपॉइंट किए जाते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने 8 फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पर्सन अपॉइंट किए थे, उसमें से 4 लोग हैं जो सिर्फ प्लानिंग के ऊपर ध्यान देंगे और जो रिमेनिंग 4 लोग हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करेंगे। एक दूसरे के बीच में वो काम मतलब मिक्स नहीं करेंगे, जिसको जो काम दिया बस वही उतना करेगा। प्लानिंग एंड डूइंग इट शुड बी अ सेपरेट पार्ट, ऐसा उनका बोलना था। सो दोनों जो अलग अलग टीम है उन्होंने सिर्फ अपने अपने काम पे फोकस करना था। बेसिकली देखा जाए तो जो ये टेलर का जो ये स्टडी है इट इज़ रिलेटेड टू थिंकिंग, मतलब चेंज ऑफ योर माइंड सेट, योर थिंकिंग, सोच बदलने का एक अप्रोच हम उसको बोल सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, 5th वन इज़ अ कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। कि सबसे इम्पोर्टेंट कि किसी भी कंपनी में अगर फ़ायदा या प्रॉफिट देखा जाता है तब मेन इम्पॉर्टेंट कि उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास मैन मशीन मटेरियल है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। कभी भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पहले आपका बजट प्रपोज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि अरे किसके कारण बजट, अगर आपका बजट ज़्यादा हो रहा है तो उस चीज़ को कम करो, कम बजट में अच्छा प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, यही टेलर का मकसद था। तो उनका यही था कि मिनिमम बजट में मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ऐसी कौन सी रिसोर्सेस है उसको हम कम कर सकते हैं और उससे जो हमारा जो बजट बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं, मतलब कट डाउन कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट, मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर का ये था कि इन लोगों से काम करवाना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड उनमें डेवलप करो, उनको इतना ऐसे ट्रेन करो उनका ब्रेन कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे। सो दैट वाट्स मेंटल रिवॉल्यूशन। हमने देखा था कि रिवॉल्यूशन इज़ नथिंग बट द चेंज। सो ये चेंज मतलब उनके थिंकिंग में चेंज करना चाहते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 6 एलिमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखो अगर कोई भी चीज़ है, अगर कोई यूज़ करता है तो उसके फ़ायदे भी है और उसके नुकसान भी है। तो अभी पहले हम देखते हैं कि जो ये टेलर की थ्योरी है तो उसमें से फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज कि इनको माइंड को वो ट्रेन करते थे फॉर द एक्सलेंस परफॉर्मेंस, कि आपको ज़्यादा काम करना है, आपको आउटपुट ज़्यादा लाना है, ऐसा उनका ब्रेन या माइंड ट्रेन ही किया जाता था। बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उनको टीम बनाते थे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के अलग अलग। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना है वो उनको अच्छे से वर्कर को पता, वो करवाते थे। एबिलिटी टू कंट्रोल द एम्प्लॉय बिकॉज ऑफ द स्पेशलिस्ट एंड रिपीट वर्क, तो वही काम कंटिन्यूस करना है तो कैसे उसमें से भी आप अच्छी तरीके से काम करोगे, प्रोडक्शन को कैसे अच्छा बेहतर बनाओगे, उससे वेस्टेज कम होता था एंड लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टेलर्स थ्योरी। एंड डिसएडवांटेजेस आर कि एक तो नो इंडिविजुअल इनिशिएटिव, क्योंकि उनको जो मेथड बोली गई थी वही उनको करना था, जो
थम ऑफ रूल है वो यूटिलाइज नहीं करना था, आपका खुद का इनिशिएटिव, आपको कुछ आपका योगदान ही नहीं देना था, दैट्स वाई इंडिविजुअल इनिशिएटिव वॉज नॉट देयर। इट मे डिमोटिवेट द वर्कर, बिकॉज क्या होता था कि खुद का आप दिमाग नहीं लगा सकते, जो है वही काम करना है, तो कहीं पे वो डिमोटिवेट होते थे वर्कर। उनको स्ट्रेस था कि काम जल्दी से जल्दी टाइम में काम ख़त्म करना है, और सम टाइम मैनेजर विल बिकम स्ट्रिक्टनेस, सो इसके कारण भी एक प्रेशर हमेशा उनके ऊपर बना रहता था। एंड दिस इज़ द थेरी विच इज़ सूटेबल ओनली फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अगर बड़े फर्म में आप जाओगे तो इट विल बी मोर कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, एंड द चांसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज हायर, बिकॉज वो जब सिलेक्शन करते थे, रिक्रूटमेंट करते थे, तब सिर्फ स्किल उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। इसके कारण क्या होता है, जिनके पास स्किल नहीं है बट ऑब्वियसली उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी जॉब की, तो बिकॉज ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकते थे। एंड द लास्ट वन, इट मे चांसेस ऑफ डिस्टर्बिंग द वर्किंग इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर वर्कर के दिमाग में सिर्फ आप के सिर्फ प्रोडक्शन है, प्रॉफिट निकालना है, बस उतना ही है, तो वो एक उनका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। सो दैट्स वाई वर्किंग इन्वायरमेंट डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो आपको मैं अभी ट्रिक देने वाली हूँ, ये टेलर का जो हमने थेरी अभी पढ़ा, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत से जो इम्पॉर्टेंट पर्सन है उनका कंट्रीब्यूशन हम देखने वाले हैं, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि किसने क्या किया, किसका काम कैसे याद रखें। सो एक छोटी सी टिप्स है याद रखने के लिए कि टेलर जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में जो हमारे आसपास भी जो भी टेलर रहते हैं ना, जो कपड़ा काटते हैं, कपड़ा सिलाते हैं, तो सेम वाइज उसी को रिलेट करके ये थेरी आपको याद रखनी है कि इस टेलर ने भी यही बताया था कि आपको एक जो बड़ा काम है उसको कट करना है, डिवाइड करना है, और छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जैसे वो टेलर मेजरमेंट लेके प्रॉपर तरीके से कपड़ा सिलता है, सेम ईयर हमारे ये जो FW टेलर है उन्होंने ही बताया था कि आपको प्रॉपर प्लानिंग से साइंटिफिकली आपको जॉब को छोटे छोटे पीसेस में कट करके मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है काम, एंड आपको वो काम एक प्रॉफिट लाने के लिए काम करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी FW टेलर्स थेरी। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि फेयोल के प्रिंसिपल्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि जब हम नेक्स्ट हमारा जो भी वीडियो डालेंगे तो आपको वो दिखाई देगा, और बेल घंटी को भी दबा के रखना, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और जो मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का वीडियो, उसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। सो शेयर करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।